ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं गम तो है हर एक को, मगर हौसला है जुदा जुदा। कोई टूट कर बिखर गया, कोई मुस्कुरा के चल दिया। जी हाँ श्रोताओं, कहते हैं अगर हम धैर्य और संयम से काम लें तो किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। आज कोरोना काल में वक्त जरूर मुश्किल है, लेकिन आपसे यही कहेंगे कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 94% से भी अधिक हो गई है। लेकिन अभी खतरा बरकरार है, इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर पीयूष, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ सिंह, और आपके माध्यम से देश के तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर पीयूष रंजन से कर सकते हैं। आपको टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर डायल करना होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर पीयूष, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, धीरे धीरे देश में कोविड के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। दुश्मन अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपना स्वरूप बदल रहा है। ऐसे में आप कोविड की मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने कि खतरा अभी टला नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से देश भर के तमाम श्रोताओं को, अपने तमाम देशवासियों को यही अपील रहेगी कि कुछ देर और चलो, सफर अभी अधूरा है। चाल न अपनी धीमी करो, सफर अभी अधूरा है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, सफर अभी अधूरा है। हाथों में लिए हाथ चलो, सफर अभी अधूरा है। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि बेशक अभी एक्यूट कोविड वाली स्थिति जो है, हम लोग उस फेज को थोड़ा सा पार कर चुके हैं, लेकिन चुनौतियां हमारे पास है कि जो तीसरी लहर है वो ना आए। पोस्ट कोविड जो लोगों में जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन है, उसका हम लोग मजबूती से पालन कर सके। और जैसा आपने कार्यक्रम की बिल्कुल शुरुआत में कही कि हमें जहां तक संभव हो और जितना तक संभव हो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल रिलीजियसली और रिगरसली पालन करना है। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने बात की तीसरी लहर की, आपसे जानना चाहेंगे कि जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है कोविड को लेकर, हम आम नागरिक, आम लोग किस तरीके से सारे अगर संगठित हो जाएं तो कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं? क्या हम इसे कम कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं? देखिए, मैं इसका जवाब बिल्कुल आम भूलचाल की भाषा में दूंगा। जो वैज्ञानिक सत्य ये है कि जैसे एपिडेमियोलॉजी में एक सिद्धांत होता है कि जब कोई नई बीमारी आती है जो कि हाईली इन्फेक्शियस होती है, तो जब तक कि पूरे पॉपुलेशन का, उस जो क्लोज पॉपुलेशन ग्रुप का 80% लोग इन्फेक्टेड नहीं हो जाता है, तब तक जो हर्ड इम्यूनिटी, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी नहीं आती है। तो हम लोग अभी ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कोविड-19 की है, एक बार होने के बाद या वैक्सीनेटेड होने के बाद लगभग इसके लॉन्ग टर्म प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहेंगे। तो जब तक कि 80% जो मौजूद आबादी है जी, वो इन्फेक्टेड होने के बाद या तो इम्यूनिटी डेवलप कर ले या फिर वैक्सीनेशन होने के बाद इम्यूनिटी डेवलप कर ले। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बार बार ये छोटे छोटे स्पर्ट्स में आते रहेंगे। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो अपनी जो पाबंदियां करके, लॉकडाउन करके हम लोग इस एपिडेमियोलॉजिकल कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं, लेकिन टोटल एरिया अंडर द कर्व, यानी कि जितने लोग अफेक्टेड होंगे वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, जो कि 80% ऑफ टोटल जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके बराबर में मोटे तौर पर होना चाहिए जी। तो इस तरह के जो तीसरे वेव, चौथे वेव,
अगर हम लोगों ने सावधानी बरतने में कोई भी कोताही करी तो। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स को ये बात पता चल गई होगी कि अगर हम आम लोग, सब लोग मिलके जागरूक रहें और कोविड एप्रोप्रिएट का बिहेवियर का पालन करें तो हम निश्चित तौर पर तीसरी लहर को कमजोर कर सकते हैं, इसको आने से रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं कहा गया है। वहीं 6 से 11 साल के बच्चे जो है माता पिता की निगरानी में उसे लगा सकते हैं। रेमडेसिविर के प्रयोग के लिए इसको बच्चों में इसका प्रयोग जो है वर्जित किया गया है। इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जितने भी प्रिवेंटिव उपाय हैं उसका पालन जो है मुझे लगता है कमोबेश जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसको करना होगा। अब जैसे बच्चों में सुविधा के अनुसार और जो बच्चों को धीरे धीरे जैसे हम लोग सिखाते हैं तो जहां तक संभव हो बच्चों को वो सिखाने की आवश्यकता है। मास्क जो है वो जो 3 प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जैसे कि मास्क लगाना, ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और पर्सनल हाइजीन, उन तीनों का एक रूप है। तो छोटे बच्चे में जिन्हें कि मास्क लगाने में थोड़ी सी असुविधा या परेशानी हो सकती है तो वो बाकी 2 है उसका पालन करें। और ये एज ए पेरेंट और जो घर के जो बड़े लोग हैं उसके रूप में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के साथ इसकी चर्चा करें और धीरे धीरे उनके भी आदत में इन सभी बातों को जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको उनकी आदतों में इसका शुमार करें। क्योंकि देखिए धीरे धीरे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जो बच्चों के लिए भी जो ये लॉकडाउन ईज किया जाएगा, जो उनका जो एजुकेशन है, उनके जो स्कूल है वो चरणबद्ध तरीके में खोले जाएंगे। तो बच्चे जो घर में रह रहे थे उनको भी धीरे से इस बात के लिए हमें प्राइम करना होगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है और किस तरह से वो इसका पालन कर सकते हैं। जी डॉक्टर पीयूष, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही क्योंकि बच्चे अभी घर पर हैं और ज्यादा बाहर जाना नहीं हो रहा है, इसलिए घर पे जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो उनको इसे लेकर एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसा कि कहा जाता है कि बच्चे किसी भी चीज को आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, तो शायद उनके केस में ये उतनी दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो जैसे आम बोलचाल देहात का एक कहावत है कि बूढ़ कौवा पूछ माने, तो ये वाकई होता है कि जो ओल्ड हैबिट जो हो गई थी हम लोगों की अभी तक वो उसे बदलना जो है थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन मैं पूर्णतः आशावादी हूं कि बच्चों के केस में उनके जो नई आदतों को डालना, उनकी आदत में ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको जो है वो डालना जो है थोड़ा आसान होगा। लेकिन ये घर के बड़े बुजुर्गों की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ इसकी चर्चा करते रहें और उन्हें इसे भी जो लाइफ के लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन के रूप में उन्हें बताएं। जी, और जैसा कि धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे शहरों में, अब दोबारा से जिंदगी पटरी पर आ रही है, लोग अपने ऑफिसेज में जाना शुरू कर रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय बाजारों में काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है, तो किस तरह का हमें बिहेवियर करना चाहिए, या हमारे जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो जब बहुत दिनों के बाद अपनी दुकानों पर वापस आए हैं तो उन्हें किस तरीके से इन चीजों को करना चाहिए ताकि वो कोविड से बचाव कर सके? देखिए, इस संबंध में सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अभी ऑड इवेंट के रूप में जो दुकान खोले जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर जो कि एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड दुकान है वो। तो इसमें जो दुकानदार हैं और जो ग्राहक हैं, दोनों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अभी संकट टला नहीं है और ये थोड़े समय के लिए, जैसे अभी जो अप्रैल के मध्य में हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल भयावह किसी स्थिति हो गई थी, तो उसको वो अभी भी दुकान में पालन करें। जैसे दुकानदार अपने दुकान के सामने में जो है वो ये स्टेलाइज करने के लिए वो रखे। जैसे दुकान में पहले भी जो सरकारी दिशा निर्देश थी कि वो दुकान में जो ग्राहक है उनके आने के पहले उनका टेम्परेचर वो जांच करें। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो आपस में एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव वे में जो है वो क्रिटिसिज्म करें। जो आदमी मास्क को न सिर्फ पहनना जरूरी है बल्कि इसे अच्छी तरह से पहनना जरूरी है। जो भी आपके साथ में दुकानदार या फिर ग्राहक या आपका साथी ग्राहक जो नजर आए तो उसे वो बिल्कुल उस कहने में और प्यार से कहने में कोई भी कोताही न बरते कि आपको मास्क अच्छे ढंग से लगाना चाहिए।
और अगर आपको सर्दी खांसी या ऐसी कोई भी बीमारी जो कि कोविड से के सिम्टम नजर आए तो आप भीड़ भाड़ वाले जगह में न जाएं। इस चीज के प्रति आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है और आपको इसका पालन बिल्कुल रिलीजियसली और रिगरसली करना होगा। जी। और डॉक्टर पीयूष, वो मरीज कोविड के, हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम की, जो बहुत दिनों तक अस्पताल में रहे, वो स्टेरॉयड उन्होंने लिया और उसके बाद अब जब वो घर पे आ गए हैं तो कुछ लोगों में कुछ समस्याएं जैसे कि नींद ना आना या उन्हें सांस फूलना या कुछ इस तरह की जो परेशानी आ रही है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। अभी तक हमारा फोकस सिर्फ एक्यूट कोविड पर था, यानी कोविड के समय में जो सांस से संबंधित दिक्कत है, मल्टी सिस्टम जो फेलियर होता है, जो परेशानी है, वो तेज बुखार से था। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोविड ठीक होने के बाद भी जो है कुछ हफ्ते और बल्कि 1-2 महीने तक समस्या बनी रहती है। ज्यादातर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो कोविड के एक्यूट फेज से जो सर्वाइव करते हैं, इनसे जो सारे सिम्टम्स है उनको 2-3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटी जा सकती है। सबसे ज्यादा वो लोग जिन्हें की सांस लेने में रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के ये कमी है और में जो है वो फुली रिकवर नहीं कर चुके हैं, जो आसानी से थक जा रहे हैं, जिसको हम लोग पोस्ट कोविड फटीग कहते हैं। और फिर उसके बाद जो स्वभावगत परेशानी आई है, यानी कि हमेशा बहुत कमजोरी लगना, नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, और जो पोस्ट कोविड एंजाइटी एंड डिप्रेशन की जो बात हो गई, इसके अलावे भी जो 4 से 6 हफ्ते में मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम हम लोगों को देखने के लिए मिला है, जो कि मूल तौर पे 4 से 6 हफ्ते के बाद कोविड ठीक होने के बाद अचानक से तेज बुखार का आ जाना। और तेज बुखार के आने के बाद जो है ये मूल तौर पे छोटे बच्चों में देखा गया था, लेकिन छोटे बच्चों के बाद भी जो है ये बड़े लोगों में भी देखा गया है। तो ये कुछ ऐसी चीज है, अगर बुखार हो तो जो MIS जिसे हम लोग कहते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, इससे लेकर के जो है उनको खुद जागरूक होना है। अचानक से तेज बुखार आना या जो थकान आना या थोड़े समय तक बुखार का बना रहना, अगर ऐसे सिस्टम आते हैं तो वो आप सिम्टम्स आते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है आपकी प्रॉपर जांच करके करेंगे। फॉर्चुनेटली ये आसानी से काबू में आ जाता है, इसके लिए उतनी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और इसके अलावे जो पोस्ट कोविड जो है वो हम लोग देख रहे हैं, जिसको कि ब्लैक फंगस आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, हालांकि जैसे म्यूकोरमाइकोसिस और जो कैंडिडा और जो दूसरे इन्फेक्टिव जो है वो इलनेस हुए हैं। प्लस जो आपने जो बात पूछी कि स्टेरॉयड के ज्यादा यूज के कारण क्या, तो जो ऐसा माना जा रहा है कि वो म्यूकोरमाइकोसिस उसके जो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिले हैं, जैसे कि वो शुगर के लेवल का बढ़ जाना, हाइपरटेंशन जो पहले से चल रहा था उसका बढ़ जाना। तो धीरे धीरे बहुत जल्दी अपने जो फिजिशियन है उनसे मिल करके आपको इंसुलिन या दूसरे डायबिटीज के ड्रग हैं उस पर आपको नियंत्रण करना पड़ सकता है। उसके डोज में थोड़ी फेर बदल करनी पड़ सकती है और बहुत जल्दी अपने आप को पॉजिटिव हैबिट, पॉजिटिव हेल्थ जिसे कहते हैं, उसमें आपको लाना जरूरी है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है बैलेंस डाइट लेना, डेली जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना। अभी के समय में कोविड ठीक होने के बाद जो 3 महीने तक ऐसा कहा गया कि बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज ना करें, लेकिन जो घर के अंदर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो प्राणायाम है और जो अनुलोम विलोम है, उसको करते रहा जा सकता है और एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर कोई आपका साथी जो है वो चिड़चिड़ा होते जा रहा है या फिर वो जो अवसाद का डिप्रेशन या इस तरह का अनिद्रा का शिकार हो रहा है, तो उसके साथ थोड़ा माहौल को पॉजिटिव बना करके रखें, ताकि इस बीमारी के जो आफ्टर मैथ्स हैं, जो कि इसके ठीक होने के बाद के जो दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम है, उसका हम लोग ज्यादा अच्छे ढंग से जो है सामना कर सके। बिल्कुल। और डॉक्टर पीयूष, आप खुद कोविड वॉरियर रहे हैं, आपने कोरोना को हराया है, शायद इस पीड़ा को इसलिए भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट फील द पेन देन हील द पेन। तो उस मानसिकता को, और मुझे ये भी पता चला है कि आप ही नहीं बल्कि चूंकि आपके इस तरीके का काम है कि अस्पताल में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, आपकी ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन आप देखें तो किस तरह से न जाने कितने ऐसे हमारे चिकित्सक हैं जो लोगों को ठीक करते करते खुद बीमार हो गए और इसके बाद आपके फैमिली में भी वो चीज आई और आपने इस पर विजय प्राप्त की। क्या कुछ कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि
जो तन लागे वो तन जाने। तो हम लोग जैसे फर्स्ट वेव आया तो उसमें मैं और मेरी पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, तो दोनों आदमी कोविड रिलेटेड ड्यूटी और जो पेशेंट के एक्टिव इलाज में हम लोग इन्वॉल्व थे। तो उसके बाद अचानक से सेकेंड वेव के जो बिल्कुल पीक टाइम में जो है हमारी पूरी फैमिली जो है वो कोविड से संक्रमित हो गई। और उसके बाद जो मेरे घर में जैसे मेरे 2 सीनियर सिटीजन पेरेंट्स रहते हैं दोनों, और मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं जी। तो ये अपने आप में थोड़ा मुश्किल समय था, लेकिन वो अच्छी बात ये रही कि मेरे माता पिता और हम लोग जो है वो दोनों आदमी, मैं और मेरी पत्नी दोनों आदमी वैक्सीनेटेड थे, तो वो लगभग माइल्ड में ही निकल गया। लेकिन इसमें जो समझने की बात जो मेरी समझ में आई वो दो ये है कि वैक्सीन से लेकर के कोई भी मिथ को ना पालें। जो मैं मेरे परिवार में भी और मेरे आसपास के भी जो डॉक्टर मित्रगण हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन को लिया उसमें से लगभग सभी लोगों में ये बिल्कुल माइल्ड डिजीज के रूप में निकल गया। तो ये वैक्सीन होने के बाद इन्फेक्शन को भले न रोक पाए, लेकिन जो डिजीज की सीवियरिटी है को जो है वो बड़े आराम से हम लोग रोक सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, तो इसलिए वैक्सीन लेने का जब कभी भी जिस किसी को मौका पड़े वो जरूर वो वैक्सीन को ले लें। अभी भी मैं छोटे छोटे शहरों में से ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि वो वैक्सीनेशन में जो है व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ गया जिसको देख करके कि वैक्सीन जो लिए हैं 2 साल में मर जाएंगे, तो लोग ले करके छोड़ करके भाग जाते हैं। प्रशासन को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इस मिथ को तोड़े जाने की आवश्यकता है। और दूसरी ये बात कि एज ए यूजुअल ड्यूटी अगर आपको हो जाता है तो 80, 85, 90% लोगों में ये बिल्कुल माइल्ड डिजीज के रूप में निकल जाता है। तो इस बात को लेकर के पैनिक ही ना हो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर पालन करते रहें, ताकि जहां तक संभव हो यह कम्युनिटी में बहुत अचानक से बहुत तेज विस्फोट न हो, ज्यादा लार्जर अमाउंट ऑफ केस को में ना आ जाए। तो इस चीज को समझने की जरूरत है और लोगों में ठीक हो जाता है। हिम्मत से डट के पालन करने के बाद, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं कोविड वॉरियर भी हूं और कोविड सर्वाइवर भी हूं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर कह सकता हूं कि इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस बीमारी में जो है पूरी सतर्कता के साथ, पूरे हौसले के साथ सावधानी रखने की जरूरत है और इसका सामना करने की जरूरत है। मुझे लगता है डॉक्टर पीयूष कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो आपको सुन रहे हैं उन्होंने आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुना, और जिस तरह से आपने बताया आपका अपना जो व्यक्तिगत अनुभव था और वैक्सीन को लेकर जो बात आपने बताई कि किस तरह से आपके जो वृद्ध माता पिता हैं वैक्सीनेट होने की वजह से वो डिजीज ज्यादा सीवियर नहीं हुई और बहुत माइल्ड होकर आप उससे बाहर आ सके। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश था और लोगों की मिथ को दूर करने के लिए इससे बेहतर उदाहरण हो नहीं सकता। और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। आप भी डॉक्टर पीयूष से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे आज के जो फर्स्ट कॉलर हैं वो राजस्थान से राम सुंदर जी हैं। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। राम सुंदर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, आपके रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए, देखिए आवाज इको कर रही है, और अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि बच्चों को कैसे बचाएं कोरोना से। बच्चों को कैसे बचाएं कोरोना से, और डॉक्टर पीयूष जैसा कि पहले भी आपने इसके ऊपर काफी विस्तार से बताया है, मैं चाहता हूँ एक बार बहुत ही संक्षेप में दोबारा बता दें। जी नमस्कार। आपके बच्चों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो कुछ भी आपने अभी पिछले 1-1.5 साल में कोविड से बचने के लिए के सारे उपाय सीखे हैं, उसकी चर्चा आज से ही बच्चों को के साथ करना शुरू कर दें। धीरे धीरे उनकी आदतों में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी मास्क पहनना, जो सामाजिक दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन रखना, और पर्सनल हाइजीन के बारे में चर्चा शुरू कर दें। बच्चे को बताएं कि ये मास्क पहनना जो है वो एक ऑप्शन, एक चॉइस के रूप में नहीं है, बल्कि ये जरूरी है, इट्स मैंडेटरी। और धीरे धीरे जैसे वो समझेंगे, उनको बताएंगे कि थोड़ा सा शुरू में पहनने में नियमित तौर में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ा सा
उन्हें जो है अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें यह पहने रखना है, और बल्कि न सिर्फ खुद पहने रखना है बल्कि अपने जो कम्युनिटी में जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी पहनने के लिए प्रेरित करना है। जी, और अब हम रुक करते हैं जमशेदपुर का, जहां से तुलसीदास महतो जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। तुलसीदास जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो हेलो जी, तुलसीदास जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, मेरा 2 क्वेश्चन है जी। रूस का वैक्सीन स्पुतनिक बी जी आयुष 64 जी और 2G भी ग्लूको दवा कोरोना पर कितना % कार्यकारी है सर? दूसरा प्रश्न है, कोरोना का जो तीसरा लहर आने वाला है जी, ये कब तक आने की उम्मीद है? 18 साल के नीचे के बच्चों का वैक्सीनेशन कब से शुरू होने वाला है सर? ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले डॉक्टर पीयूष, इन्होंने स्पुतनिक भी तो वैक्सीन हो गई, लेकिन जो दवाओं के नाम लिए हैं इन्होंने आयुष 64 और आयुष 64 के अलावा 2DG की इन्होंने बात की। आपसे 2DG के बारे में जानते हैं कि ये कितनी कारगर है कोविड के ट्रीटमेंट पे। जी, अभी जो सबसे पहले जो स्पुतनिक वैक्सीन जो है, जो रूस की जो वैक्सीन आने वाली है जी, इसका भी जो प्रोटेक्टिव वैल्यू जो है वो जो हमारे जो बाकी दोनों वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसके इक्विवेलेंट है। तो ये अच्छी बात है। दूसरा ये कि ये वैक्सीन जो है, जो स्पुतनिक वैक्सीन जो है, उसमें आम लोगों को यही समझना है कि जैसे कोवैक्सीन में 4 हफ्ते का गैप जो दिया जाता है, कोविशील्ड में अभी जो है लगभग 3 महीने के गैप के लिए सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जो स्पुतनिक है उसमें 3 हफ्ते का गैप जो दिए जाने की बात है। ये 2 मोटी बात उन्हें जाननी है। रही बात जहां तक आयुष 64 और 2DG जो ये 2 दवाइयों के बारे में, ये दोनों दवाइयां अभी अनुसंधान के स्तर पर है, और नेशनल गाइडलाइन में या आम जो मरीज को जो हम लोगों ने अभी ट्रीट किया है, हजारों मरीजों को, तो उसमें इन दोनों दवाइयों का अभी उपयोग नहीं किया है। जी, ठीक है। एंड जो 2DG की जो दवाइयां हैं, वो जो हमारे वो DRDO के अलायंस के साथ जो है, वो उसके सहयोग के साथ लेकर के कोलैबोरेशन के साथ उसका ट्रायल किया गया था। तो उसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पाया गया है कि ये जो सीरियस टाइप के जो पेशेंट है उसमें इसका कुछ यूज पाया गया है, और जो इन विट्रो स्टडी है उसमें ऐसा पाया गया है। लेकिन अभी आम जो रोगियों के लिए और जो रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन दोनों का उपयोग अभी नहीं किया गया है। जी बिल्कुल। और इनका एक सवाल ये भी था कि तीसरी लहर कब आएगी? जी देखिए, अभी से हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि अगर हम लोगों ने प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखा तो ये लहर आ सकती है। जैसा मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी बताया, जो कि एपिडेमियोलॉजिकल सिद्धांत है, 80% लोग होंगे तभी फिर धीरे धीरे ये कंट्रोल में हो जाएगा और इम्यूनिटी डेवलप करेगी। तो ये तीसरी लहर कब आएगा ये हम लोगों पर निर्भर है। अगर हम लोगों ने अनुशासन से अपने आप को रखा, अनुशासित रहे हम लोग, तो ये तीसरी लहर बहुत देर के बाद या कभी आए भी नहीं। और अगर हम लोगों ने बार बार जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल गए और उसका पालन नहीं करने लगे तो तीसरी, चौथी, पांचवी लहर भी आ सकती है। तो ये 2 बातें आवश्यक है हम सबों को समझना। जी, और इस बीच अब हम रुक करते हैं बिहार में बेगूसराय का, जहां से अजीत कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी अजीत जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर ये पूछना था सर कि एंटीजन टेस्ट क्या है और क्या ये सर्दी के कारण उसमें कोविड पॉजिटिव दिखा सकता है एंटीजन टेस्ट? जी डॉक्टर पीयूष, ये इन्होंने पूछा है कि अगर आम सर्दी जुकाम है तो क्या ये पॉजिटिव आ सकता है एंटीजन टेस्ट में, और क्या है ये? देखिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है ये हम लोग करते हैं। इसको रैपिड इसलिए करते हैं कि नाक में नेजोफेरेंजियल स्वाब जो होता है उसको देख करके हम लोग जो स्पेसिफिसिटी जो उसमें पॉजिटिव आता है तो उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो 100% है। तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस नहीं है। यानी कि नॉन कोविड जो सर्दी खांसी होती है इसकी वजह से ये गलत आपको कोविड पॉजिटिव बता दे, ऐसा नहीं होगा। यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर जो लोग पॉजिटिव आएंगे उन्हें आम सर्दी खांसी नहीं हो करके बल्कि कोविड वाली ही सर्दी खांसी है, ऐसा
आपको मानना और समझना है। आपको हो सकता है कि आसपास किसी को आपने सुना होगा कि वो रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया और उसको आम सर्दी खांसी की तरह ठीक हो गया। तो इस समय आपको यह बात जानना जरूरी है कि एक मेजोरिटी ऑफ जो इस बीमारी लोगों को जिसमें यह बीमारी होती है 60-70% लोगों में, उसमें वो प्री सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक होती है और आम किसी भी फ्लू लाइक इलनेस में ये हो करके वो ठीक हो जाती है। तो आई होप उनके प्रश्न का जवाब इससे मिल गया। जी बिल्कुल। और अब हम रुक करते हैं राजस्थान में जयपुर का, जहां से रामुल यादव जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रामुल जी नमस्कार। नमस्कार, जय सिया राम डॉक्टर साहब। जय सिया राम, जय सिया राम। मैं रामुल यादव नेत्रहीन बोल रहा हूँ, जयपुर झोटवाड़े से बोल रहा हूँ। तो मेरे ऐसा है साहब, मैंने टीका लगवाया था 26 अप्रैल को जी। तो डॉक्टर साहब ने बोला था 40 दिन बाद लगवाना, और हमारे झोटवाड़े में 6 किलोमीटर के एरिया में कोई टीका लगाने का कैंप नहीं है साहब, ये झोटवाड़ा जयपुर में जी। अब हम नेत्रहीन आदमी कैसे जावे वहाँ? जी आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी? दिन का बताया था हमने। रामुल जी कौन सी वैक्सीन लगवाई थी? नेत्रहीन हूँ मैं, और मेरी उम्र 84 साल की। जी डॉक्टर पीयूष, जैसा कि इनकी बातों से लग रहा है कि शायद कोविशील्ड लगवाई होगी इन्होंने, और अब ये अगली डोज लगवाने के बारे में थोड़ा सा दूर है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं शायद जानकारी का कुछ अभाव भी होगा, जिसकी वजह से ये सही पता नहीं लग पा रहा है कि कोविड सेंटर कितनी दूर पर है। जी, मैं ये आपसे आग्रह करूंगा। देखिए, बहुत सारे जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं और जो डिफरेंटली जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी मदद के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान रखा है। आप अपने आसपास में अपने घर के परिवार के सदस्य से इसका पता कराएं। देखिए, जो 40 दिन के बाद जो वैक्सीन होना था, जैसा आपने कहा कोविशील्ड, वो अभी वर्तमान सरकारी निर्देश और ताजा तरीन वैज्ञानिक अध्ययन के बाद इन दोनों वैक्सीन के दोनों डोज के बीच में जो अवधि जो कि पहले 4 से 6 हफ्ते तक की थी, उसे बढ़ा करके जो है वो 3 महीने के आसपास वो कर दिया गया है। तो वो अभी आपके पास समय है, आप इसके लिए चिंतित ना हो। सेकेंड डोज को देना जो है वो हम सबों की प्रायोरिटी है। तो अगर आप इस संबंध में आसपास में पता करें, जरूर वहां पर कोई न कोई व्यवस्था होगी। और अगर थोड़ा जैसे आपने पहला डोज लिया, वैसे ही जो आपके घर परिवार में, आपके मोहल्ले में जो दूसरे लोग हो, उसे किसी को आग्रह करके आप करवा लें। आप जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनको आप प्रार्थना पत्र भी दे सकते हैं कि वो आपको प्रॉपरली अपॉइंटमेंट दे करके करें, और जब आप वहां पर पहुंचे तो आपको कम से कम इंतजार कराया जाए। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर पीयूष, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि समय के साथ साथ जो हमें इस बीमारी से बचना है, तीसरी, चौथी, पांचवी लहर जो कोई भी आए वो अपने समय से आएगी या नहीं आएगी, ये हमारे अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर डिपेंड करता है। हमें वैक्सीन को लेकर के किसी भी मिथ से, किसी भी दुष्प्रचार या गलत जानकारी से अपने आप को प्रभावित होने से बचाना है, और मिल करके हमें प्रयास करना है ताकि जो पोस्ट कोविड जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे फिर से बुखार आना या फिर वो म्यूकोर वाले जो केसेस हैं, उन सबों को भी हम लोग सावधानी लेकर के जो है हम लोग इससे बच सकते हैं, उसका प्रॉपरली और समुचित इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर पीयूष, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी, आपके माध्यम से देश भर के तमाम श्रोताओं से बात करने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर पीयूष ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in